तो आज एंटी टेररिस्ट कोड यानी इंतसार दहशत गर्दी के डीएसपी अली रज़ा का कल बेईमाना तरीके से जिस तरह टारगेट किलिंग होती है उसका निशाना बनाया गया। दहशत गर्दी के हवाले से इन्हें मशहूर ज़माना चौधरी असलम का दस्तरास बताया गया था और इस दहशत गर्दी के फ़ौरन ही बाद टीटीपी ने या फिर उसकी कोई तंजीम थी, तहरीक मुख्तलिफ इस तरह के लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इन्हें दहशत गर्दी का निशाना बनाया है। लेकिन अगर ये बात दुरुस्त है तो ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान और चैलेंज है सिंध हुकूमत के लिए, कराची पुलिस के लिए कि कराची शहर में और दिन दहाड़े ही कह सकते हैं कि शाम के शायद पहले पहर में या आखिरी पहर में ये सानिया हुआ। और ये कैसे वक्त में हुआ कि जबकि इस वक्त आपको इल्म है मुहर्रम हराम का ये आज यकुम है और यूँ भी सिक्योरिटी मामूल से ज़्यादा है और एंटी टेररिज्म यानी इंतसार दहशत गर्दी की अदालत के जो एसपी थे, कहा जा रहा है कि उन्हें काफ़ी अरसे से धमकियां मिल रही थीं, लेकिन फ़ौरन ही उनका कबूल करना यानी तंजीम का ये भी एक मुतनाज़ा बात है क्योंकि शहर में आपको इल्म है कि इसके अलावा भी लिसानी बुनियाद पर और जो आउटलेट हैं मुख्तलिफ़ तंजीमों के वो भी अपनी जगह काम कर रहे हैं। अभी तक पुलिस ने कोई गिरफ़्तारी अमल नहीं आई है और जो तहरीक तालिबान पाक, लेकिन हाँ तहम वज़ीर दाखिला का ये कहना है कि इसकी ज़िम्मेदारी उन्होंने टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पर डाल दी है। इससे और ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हुकूमत की बढ़ जाती हैं कि क्या वो इतनी पावरफुल हो गई हैं कि कराची शहर में और कराची शहर के एक लिहाज से मरकज़ में और वो भी इतने अहम पुलिस के रहनुमा को दिन दहाड़े ही कह सकते हैं दहशत गर्दी का निशाना बनाया जाए और उसके 24 घंटे में, जबकि दावा किया जाता है कि जी लाखों रुपए के कैमरे भी सड़कों पर लगाए गए हैं, अहम मकामात पर लगाए गए हैं और जगहों से भी मॉनिटर होता है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। नवीद अमीर हमें इस पूरी जो हुआ है सानिया ही कहूँगा उसको फॉलो करें। जी नवीद, ये जो गालिबन शाम को कल कोई 6 और 7 बजे के दरमियान हुआ तो मैं कहूँगा दिन दहाड़े हुआ और इन्हें चौधरी असलम का दस्तरास बताया गया था और ख़ुद एंटी टेररिस्ट यानी इंतसार दहशत गर्दी के एक आला अफसर का इस तरह दहशत गर्दी का निशाना बनना, कहते हैं वो सिक्योरिटी अपने साथ नहीं रखते थे, अकेले रहते थे और दोस्तों के आते जाते थे। ये भी एक बहरहाल गैर ज़िम्मेदाराना ही उनका कदम उठाया जाएगा क्योंकि जो दहशत गर्द होते हैं वो तो तलाश में होते हैं ना कि एक बड़ा हाई प्रोफाइल शख्सियत को अपना निशाना बनाएं। जी नवीद। जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं और ख़ास तौर पे हसास डिपार्टमेंट में काम करने वालों को रोज़ाना की बुनियाद पर ही थ्रेट्स मौसूल होते हैं। कल के वाक़े का अगर मैं आपको थोड़ा रिकैप दूं तो कल 7:30 बजे के करीब करीमाबाद जो काशिफ कॉरपोरेशन है उसके करीब जो है फायरिंग की इतला मिली, जो हमें मिली। उसके बाद जब हमने इसको चेक किया तो पता लगा इसमें डीएसपी सीटीडी अली रज़ा जो है वो टारगेट हुए हैं, जो मौके पर ही जाँ बाग हो गए, जबकि एक गार्ड जख्मी हुआ। इब्तिदाई तौर पर बताया यही जा रहा था कि जो ये डीएसपी सीटीडी है अली रज़ा, ये कराची में पैदा हुए 1968 में। उसके बाद अपनी तालीम हासिल करने के बाद कुछ एक सियासी तंजीम के स्टूडेंट विंग में भी रहे, जिसके बाद जो है पुलिस में 1990 में बतौर ASI भर्ती हुए और तरक्की पाने के बाद कराची के मुख्तलिफ थानों में जो है SHO रहे हैं। डीएसपी अली रज़ा का मैं आपको बताऊं कि इनका जो कैरियर है पुलिस डिपार्टमेंट में उसमें 18 साल से ज़ायद अरसा इन्होंने हसास डिपार्टमेंट में गुजारा है, जिसको कहते हैं CTD CIA CTD। इन दो डिपार्टमेंट में इन्होंने अपनी खदमात दी हैं और ये चौधरी असलम जो एक मशहूर पुलिस अफसर रहे हैं कराची के अमन अमान की सूरत हाल में अहम किरदार अदा किया है और शहीद चौधरी असलम के दस्ते राज भी थे। इनके बारे में मैं आपको बताऊं, इन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिहादी तंजीमें, बिलखसूस कराची ऑपरेशन और लियारी गैंग वॉर जो 2009 में ऑपरेशन था उसमें ये पेश रहे हैं और इनको तो थ्रेट्स रोज़ाना की बुनियाद पर ही थे। अब जो कल का वाक़या हुआ उसमें जो
इब्तदाई इत्तलात हैं उसके मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान थे, जिसमें एक ने हेलमेट पहना हुआ था और एक दूसरा अजरक में। उन्होंने सिलेंसर लगा के, जो इब्तदाई इत्तलात है उसके मुताबिक सिलेंसर लगा के इनको निशाना बनाया। पहले वो गाड़ी में जब ये बैठे हुए थे इनका वेट करते रहे, जैसे ही ये गाड़ी से उतरे तो उन्होंने 11 गोलियां फायर की हैं। देखिए, इस शहर कराची में एक स्पॉट पर 11 गोलियां फायर करना यकीनी तौर पर सिक्योरिटी पर तो सवालिया निशान है, जिसमें से 4 गोलियां जो है डीएसपी अली रजा पर लगी, जो कि मौके पर ही जाँ बाक हो गए, जबकि उनके साथ जो एक सिक्योरिटी कंपनी का लेकिन नवीद ये जो कहा जा रहा है कि आमतौर पर जो ज़्यादा आसान होता है कि गालिबन पुलिस भी जो है वो तहकीकाती इदारे हैं फ़ौरन तहरीक तालिबान पर जिम्मेदारी डाल दें, और इस तरह वो आपको इल्म है कि तहरीक तालिबान में जिम्मेदारी डालना कि जी वो तो इंटरनेशनल तंजीम है, उनके बड़े रिसोर्स हैं, उनके बड़े खुफिया इदारे हैं, ये आसान काम होता है। लेकिन आप वाकई समझते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तानी तंजीम ने, क्योंकि बहुत सारे काम ये तंजीमें, आपको भी इल्म है मुझसे ज़्यादा, कि कुछ जो किराए के कातिल होते हैं, कुछ आउट शूटर होते हैं, पैसे देकर उन लोगों से काम कराया जाता है और इस तरह वो तंजीमें जो है सियासी मफादात और फ़ायदे से हासिल करती हैं। ऐसे ही है नवीद? जी देखिए मुजाहिद साहब, आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेस किया है। ये कल से हमारे भी जहनों में है कि अल फजर मीडिया एक पब्लिश है जिससे एक प्रेस रिलीज जारी होती है, जिसमें जो कलदम तालिबान तंजीम है, तहरीक तालिबान जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में रही है, उसकी तरफ से एक मुबैना बयान आता है कि जी ये जिम्मेदारी हमने किया है ये, जबकि उसी जो तंजीम है उसने अब से कुछ अर्सा कबल सुरागोड में एक पुलिस एहलकार को निशाना बनाया था। दूसरा वाक़या जो इन चंद दिनों में सामने आया है, लेकिन इस हवाले से किसी भी पुलिस के आला अफसर ने इसकी तस्दीक नहीं की। लेकिन ज़िया उल हसन लंजार ने आज सिंध असेंबली में बात करते हुए इस बात को एश्योर किया और इंकशाफ किया कि हो सकता है ये लियारी गैंग वॉर या जो जिहादी तंजीम, दहशतगर्द तंजीम बताई जा रही है, इसने इसकी कबूलियत की है। इसके हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। अब ये जो थ्रेट है था, इस पुलिस ऑफिसर को थ्रेट था, लेकिन चीज़ ये है कि इनके पास गाड़ी थी बुलेट प्रूफ, इनके पास बम प्रूफ गाड़ी थी, लेकिन एहलकार नहीं था। ऐसे एहलकार का जो कि कराची ऑपरेशन में पेश रहा हो और उसको सिक्योरिटी ना मिलना, ये भी एक सवालिया निशान है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में अज़्म इस्तेहकाम का एक ऑपरेशन होने जा रहा है, तो नहीं, मैं उस तरह बाद में आऊँगा। ज़रा आप मुझे ये बताइए, क्योंकि आमतौर पर एक तो ये बहुत कहा जाता है कि यहाँ पर ये रेगुलरली आया करते थे, जिस जगह पर ये हुआ, यानी उतर रहे थे ये तकरीबन दोस्तों से मिलने। फिर ये मेरी आज तक समझ में नहीं आता कि वो तो सिस्टम कायम नहीं हुआ जो ये कायम करना चाह रहे हैं, लेकिन कैमरे ज़रूर कहते हैं जी नब्स हैं मेन रोड्स पे। क्या इसकी यानी कोई अभी तक 24 घंटे गुजर गए हैं, आपकी मुलाकात हुई होगी जो तहकीकात करने वालों से, उन्होंने कोई क्लू दिया है किसी की कोई गिरफ्तारी के हवाले से, किसी मशकूक अफराद की गिरफ्तारी से? 24 घंटे बाद पुलिस का मौक़िफ़ क्या है इतनी हाई प्रोफाइल शख्सियत की मर्डर के बाद? जी देखिए, बिल्कुल मुजाहिद साहब, कल जब ये वाक़या हुआ उसके बाद पुलिस समेत सीटीडी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मौके पर पहुंचे, शवाहिद इकट्ठे किए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक सीसीटीवी की जहां आपने बात की तो अतराफ़ के तमाम तर कैमरे जो हैं वो ऑपरेशनल नहीं है, जबकि कोई एक कैमरा जिसकी मिली है फुटेज उसमें भी वाज़ेह नहीं है। लेकिन जो तहकीकाती अमल है उसके मुताबिक अब तक जो इतलात हैं, मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान थे जो कि पिछले 3 रोज़ से आस पास के एरिया में रैकी करते थे। आके DSP अली रज़ा का मैं आपको बताऊँ, जब से ये मंजर आम से गायब हुए सिटी इन्वेस्टिगेशन में, जब से ये डिप्लॉयड थे, ये रोज़ाना की बुनियाद पर, क्योंकि इनका पाई जगह थी जहाँ ये रहते थे काशिफ कॉरपोरेशन में, तो वहाँ ये रोज़ाना की बुनियाद पे आते थे, बैठते थे और एक NGO चला रहे थे जो कि अवामी मसाइल और समाजी जो काम होते हैं उनको कर रहे थे। तो रोज़ाना की बुनियाद पर आते थे और कल उन्होंने जो है मुकम्मल रैकी करके आसान टारगेट समझा और इसको पूरा किया। पहले अली रज़ा साहब गाड़ी में बैठे रहे, कुछ देर बाद जैसे ही अंदर आए तो उन्होंने अंदर आके इनको टारगेट किया। मतलब कि जो दहशतगर्द थे उन्होंने मुकम्मल टारगेट लॉक किया था और मुकम्मल रैकी के बाद आए थे। और ख़ास तौर पर इसमें अहम चीज़ ये सामने आती है क्योंकि अली रज़ा साहब का फ़िका जाफरिया से ताल्लुक़ था और कल पहला मुहर्रम था जैसे ही आगाज़ हुआ है, तो अब इस बारे में बड़े सवाल हैं कि सेक्रेटेरियन था या कोई माजी में कोई इतने ऑपरेशन किए थे, क्या उनकी तरफ से किसी मुलजमान ने यह दहशतगर्दाना हरकत की है? तो ये तो खैर गुत्थी ये सुलझेगी आगे, लेकिन जो हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई है तो उनको भी अभी डायरेक्शन का नहीं पता है, ना ही तहकीकात में कोई पेशरफ्त हुई है कि आया कि इनमें कौन मुलजिमान हो सकते हैं मुलव्विस। इसी हवाले से दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे और ख़ास तौर पे पुराने केसेस देखे जा रहे हैं कि इन्होंने किन किन के खिलाफ कार्रवाइयाँ की थी, वो कड़ियाँ जोड़ी जा रही हैं। तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा क्योंकि मुहर्रम उल हराम का आगाज़ भी हो गया है। सेक्रेटेरियन वाली बात भी आज वज़ीर तक ठीक है ना। अभी तक यानी जो आमतौर पर राजा अदालत साहब या हाई प्रोफाइल इस तरह के लोग
प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस ब्रीफिंग ज़रूर देते हैं। अभी तक 24 घंटे बाद किसी ने ऑफिशियली या आपके ज़राए के ज़रिए ये नहीं वो बताने में कामयाब हुए कि वो इस पूरे जो सिनेरियो है, मंजरनामा है, उस बारे में आपको कोई दे सके। वो यकीन नहीं कर रहे कि ये टीटीपी या जो उसका ऑफशूट है वो कोई है इसमें। बिल्कुल मुजाहिद साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इस वक्त देखिए 24 घंटे हो गए एक हसास डिपार्टमेंट का एहलकार को टारगेट किया डीएसपी रैंक के, और जो कि माजी में कराची ऑपरेशन और दीगर कार्रवाइयों में पेश रहा है। और उस एहलकार के 24 घंटे होने के बाद भी वाक़े को ताहाल कोई भी ऐसा नुमाइंदा नहीं है, कोई भी पुलिस अफसर ऐसा नहीं है जो बता सके कि डीएसपी अली रज़ा को शहीद किसने किया। तो जो आपने बात कही कि कौन से अवामिल हैं, कौन से अनासिर हैं, तो इस वक्त जो हमारी जो पुलिस हकाम से बात हुई या दीगर इदारों से जो हमारे ज़राए हैं, उनका यही कहना है कि अभी हमें भी नहीं पता कि किसने किया, क्योंकि माजी में जितने ऑपरेशंस हुए हैं उनकी कड़ियां भी जोड़ी जा रही हैं, सेक्रेटेरियन भी देखा जा रहा है। उसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि गुज़िश्ता कुछ अरसा कबल उनको क्या थ्रेट मिला था जो वेपन लेकर। अभी आपसे मैं थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी, यानी ये कोई पहला वाक़या और सानिया तो नहीं है। पुलिस के शुहदा की कहूँगा मैं ख़ासी बड़ी तादाद हालिया महीनों में टारगेट बनी है, और उनमें भी मेरे ख्याल में कोई भी शायद या मुझे दुरुस्त कर दें पकड़ा भी गया हो। नवीद, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, शहर में जो कि रवा बरस में शहरी तो निशाना बन रहे हैं, 81 शहरियों को डकैती मज़ामत हो रही है, लेकिन ये वाक़या कुछ इस वजह से अलग है क्योंकि कुछ अर्सा 15 दिन कबल भी सोराब गोड पे एक पुलिस एहलकार को टारगेट किया गया था। आज भी गुज़िश्ता शब भी जो डीएसपी उनको टारगेट किया गया है। तो ये जो है यकीनी तौर पर ये बिल्कुल ही एक अलग डायरेक्शन है जो दहशत गर्द हैं। ना पिछले का कोई गुद्दी सुलझी है, ना इनकी वो पिछले वाले जिन्होंने अल-फजर मीडिया से ही एक प्रेस रिलीज जारी की थी, ताहाल पुलिस ने उन मुल्ज़मान को नहीं पकड़ा है। और गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या हो जाना, और अभी तक पुलिस का यही कहना है कि 24 घंटे हो गए, हमारे पास कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, तो यकीनी तौर पर ये सिक्योरिटी फेलियर नजर आता है। नवीद अमीर हमें बता रहे थे कि कल जो वाक़या हुआ एक हाई प्रोफाइल जो है, मैं कह रहा था ना, एंटी टेररिस्ट यानी इंतसाद दहशत गर्दी की का डिपार्टमेंट का एक इंतहाई अहम अफसर, उसका इस तरीके से दिन दहाड़े एक दो मोटरसाइकिल में लोग आते हैं, कहते हैं पहले से रेके भी कर रहे थे, उन्होंने जिस तरह टारगेट करके कत्ल किया। और ये तो 51 सिर्फ इसी साल रवा में 81 शहरी डाकुओं के हाथों दहशत गर्दी का निशाना बने, लेकिन अभी तक उनको कैफर किरदार तक नहीं पहुँचाया गया। देखते हैं ये फ़ाइल खुलती है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नाम आसान है कि उनको ले दिया जाए, क्योंकि उसके आगे तो एक बहुत बड़ा काला बोर्ड होता है। टीटीपी कोई फेस नहीं है जो जिसका हमारे सामने यहाँ मौजूद हो, सिंध में या शहर में ये नाम लेकर कहा यह जाता है कि इस तरीके से जो तहकीकाती इदारे अपनी फेस सेविंग करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद आते हैं, आप मुख्तसर से ब्रेक के बाद। टी में मुजाहिद बल्ली आपको खुशामदीद कहता है, और हमारे मेहमान हैं मोहतरम सेनेटर अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर हैं, और इनका मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि इनके वालिद साहब जो हमारा नया टीवी आया तो मोहतरम एहसन ज़फ़र साहब जो कई किताबों के मुसन्निफ़, पाकिस्तान नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता लॉयर्स थे, और बड़ा मुझे उनसे न्याज़मंदी का रही। इस हवाले से भी सेनेटर अली ज़फ़र मेरे लिए काबिल एहतराम है। शुक्रिया। मुझे इल्म है आपकी तो दोहरी जिम्मेदारियाँ हैं, वो मालवा के तरासा वगैरह से होती है मुलाकात, या और लोगों से। मखदूम साहब भी वैसे मेरे दोस्त हैं, कहते हैं भाई हम लोगों तो आप लोगों को नहीं पता कि जो आप लोग कहते हैं आधे घंटे आ जाइए, हमें इसके कितने पैसे मिलते हैं, आप लोग तो मुफ्त में मशवरे हमसे ले लेते हैं, बातें कर लेते हैं। लेकिन खैर ये तो लाइटर में मैं कहा सेठ, इस वक्त जो एक बहुत आम तवातुर से सवाल हो रहा है, और मैं तो थोड़ा सा क्योंकि पुराने स्कूल का हूँ जो सियासी तौर पर थॉट का, और मुझे कम यकीन आता है, मैं इसे चाहे वो जरदारी की पार्टी हो या शरीफों की पार्टी हो, मैं यकीन नहीं करता आमतौर पर कि सीन में तो शीन निकल रही है, शीन में तो काफ निकल रही है, जरदारी में निकल रही है, क्योंकि उनके तो खैर माली मफादात एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि वो एक दूसरे से इस तरह अख्तलाफ भी नहीं करते। इसी तरह तहरीक इंसाफ के हवाले से जो
तवातुर से एक सवाल आ रहा है, बल्कि शायद इंटेंशनली कोशिश की जा रही है कि ये बताया जाए कि वो कई हिस्सों में, धड़ों में तकसीम होती नज़र आ रही है या हो गई है। इसका जवाब भी आप लोगों की तरफ से आ गया है, लेकिन आपकी तो मुलाकात भी रही होगी। क्या आप समझते हैं, यानी हम तो ये समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में इख्तलाफ राय उसका हुस्न होता है और होना चाहिए, ये नहीं कि कोई वो उसका लीडर का कहा लफ्ज़ हदीस हो जाए। सेनेटर अली ज़फ़र। जी, बिल्कुल आपने इसका दुरुस्त तज्ज़िया किया। देखें, कोई शक नहीं है इसमें कि पीटीआई में मुख्तलिफ आराए हैं, मुख्तलिफ राय है लोगों की। आपस में मुखालफत भी है, ग्रुप्स भी हैं। कोई शक नहीं है कि ग्रुप्स भी हैं आपस में, और हर पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह ही होता है। लेकिन जो एक अफवाह चल रही थी कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, और फॉरवर्ड ब्लॉक से मेरा मायने ये है कि वो एक पीटीआई से अलग होके एक ग्रुप बना रहे हैं, या पार्टी से की लीडरशिप से अलग होके अपना ही एक पार्टी बना रहे हैं या ब्लॉक बना रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वो सारी मुखालफतें थीं। कुछ लोगों का ख्याल था कि प्रोसेस इस तरह चलना चाहिए, कुछ का ख्याल था नहीं, इसको इस तरह नहीं, इस दूसरी तरह चलना चाहिए। तो ये उसमें इख्तलाफात बढ़ गए थे, लेकिन इवेंचुअली वो किसी सूरत में ये ऐसे इख्तलाफात नहीं थे कि वो अपनी अपनी पार्टीज बना रहे थे। इसलिए ये आपने बिल्कुल सही तज्जिया किया कि ये एक ग्रुप्स थे या मुखालफतें थी, और होना भी ये चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक दूसरे की बात हर चीज़ पे माने। आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन आपने उसी समुंदर में रहना है। उसी समुंदर में रह के आपने अपनी मुखालफत करनी है एक दूसरे की, और अल्टीमेटली जब एक फाइनल फैसला हो जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में मेजॉरिटी से, जमहूरियत से, तो फिर सारे, चाहे वो उससे एग्री करें या ना करें, उनको फिर वो लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, और वो करते भी हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ लोग फिर चुप हो जाएं अगर वो किसी चीज़ से एग्री नहीं करते, लेकिन आपको फिर वो पार्टी की मेजॉरिटी की बात माननी पड़ती है। लेकिन सेंटर इसमें जो थोड़ी सी जो इबहाम आता है, या हम जैसे लोगों के लिए मुश्किल ये आती है कि सारी दुनिया में, आप मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, और आमतौर पर एक रवायत भी यही होती है कि जो पार्टी पॉलिसी होती है, और क्योंकि इत्तफाक से अगर पार्टी कायद सामने हो, यानी जब इमरान खान साहब थे तो ये सूरत हाल नहीं थी। वो रेगुलर मिलते भी थे, मीडिया से ही मिलते थे, और उनका कहावा चेयरमैन थे, उन्हीं का होता था। यहाँ ये मुश्किल आ गई है कि जब उनकी तवील अरसे से जेल में हैं, उसके बाद जो बहुत ज़्यादा उनके करीब समझे जाते थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, कुछ खौफ से, कुछ बहरहाल कुछ एक हर आदमी में एक तशद्दुद और जो है जो जबर सहने का एक ख़ास होता है ना, उसके बाद बिखर जाता है, टूट जाता है। लोगों टूट भी गए, मुंह भी छुपाया, खामोश भी हो गए। लेकिन मेरा से भी कहना था कि इबाम इसलिए पैदा हो रहा है कि ये ठीक है कि आप शो में आप भी आते हैं, बाकी लोग भी आएँ, लेकिन एक तर्जुमान ज़रूर होता है जो पॉलिसी, बाज़ वक्त पॉलिसी मैटर के बारे में हर एक अपना तबसरा करना शुरू कर देता है। तो ये बहुत बानी तेरी के लिए आसान था कि जो पार्टी लाइन होगी कि जी पार्लियामान का इजलास अटेंड करना है या नहीं करना है, ये इस्तेहकाम के नाम पर जो पार्टी की जो बुलाया जा रहा है हुकूमत, इससे बातचीत करनी है या नहीं करनी है, अब सियासी पार्टियों से मिलना है या इस्टेब्लिशमेंट से मिलना है, ये 3-4 बुनियादी पॉइंट्स होते हैं। उसमें तो सिर्फ एक तर्जुमानी को अपनी पार्टी के कायद और पार्टी की पॉलिसी को करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाद लोग, हम लोग भी बड़े होते हैं ना, पीछे पड़े रहते हैं, वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं, और ज़्यादा प्रेशर होता है उसमें आ जाते हैं, और फिर वो उस क्रॉस भी कर देते हैं। ये ख्याल है मेरा सेनेटर साहब। जी, कई बार ये बिल्कुल होता है, हो भी सकता है, लेकिन देखें थोड़ी सी मुश्किलात हैं और थोड़े से डिफरेंसेस हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि इससे पहले कि जब नॉर्मल हालात थे और खान साहब बाहर थे, तो रेगुलर मीटिंग्स होती थी, और जब वो मीटिंग्स होती थी कोर टीम के साथ, तो हर कोई अपनी अपनी राय देता था, और फिर उस पर बाकायदा डिबेट होती थी, और डिबेट करने के बाद एक फाइनल फैसला लिया जाता था, जो ऑब्वियसली एट द एंड जो चेयरमैन है वही फैसला अल्टीमेट करते थे जब भी डिफरेंसेस थे या होते थे। लेकिन उनको जो फैसला था उनका, वो
सबकी राय लेने के बाद होता था, यानी मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज लेने के बाद होता था। अब मसला ये है कि उनको एक तो नंबर वन मिलने की इजाज़त बहुत कम लोगों से है, तो कई बार उनको एक ही पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है और इसलिए उनको फिर कुछ देर लगती है फैसले तक पहुंचने में, क्योंकि उन्होंने सारों के पॉइंट ऑफ व्यूज लेने होते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू फाइनल फैसला आता भी है, वो कई बार आता है ओरली, यानी जुबानी, वो कोई तहरीरी तौर पे नहीं आता। तो जुबानी जब वो ट्रांसफर होता है ए से बी तक और बी से सी तक, तो आपके प्रोग्राम में बाय द टाइम लोग आते हैं वो उसको थोड़ा सा तब्दील भी कर लेते हैं या मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन्स भी पैदा होती हैं। तो ये मुश्किलात भी आपको रखनी पड़ती हैं सामने। और ये भी ज़रूर है, आपकी बात भी दुरुस्त है कि कई बार आपकी प्रोबिंग से या आपके क्वेश्चन से ऐसे जवाब आ जाते हैं जो कि फिर कुछ कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं या वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो ये इस किस्म की मुश्किलात तो हैं। तीनों चारों रीजंस जो मैंने आपको दिए, जो वजूहात दी इस कन्फ्यूजन की, मेरा ख्याल है वो अगर आप माइंड में रखें तो आप इसको समझ सकेंगे, अंडरस्टैंड कर सकेंगे और सिंपथाइज भी कर सकेंगे इससे। इन्हें एक और बात भी मैं एक ये भी थोड़ा सा मैं वजाहत चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी कोशिश की थी, अडियाला जेल गया था और खैर मुझे तो खैर मैं तो खैर वक्त सहाफ़त शुरू करी थी तो मैं हैदराबाद जेल भी जाता था, जो जब साजिश केस चल रहा था वली खां बेदिंजो मैगल मरी का। हत्ता कि जो मैं तो खैर थोड़ा पील पार्टी का हामी था, बेदिंजो साहब ने जो मुझे बयान दिया था वो लफ्ज़ छपा, कुछ लोगों ने एतराज़ भी किया, मैंने कहा मुझे मुजाहिद पे यकीन है, मुझे नहीं पता कि पील पार्टी जिसके हम कैद में हैं तो वो छपता भी था। अब मुझे बात जो वहाँ सहाफ़ी आके मिलते हैं, मुझे नहीं इल्म के वो शीशे के बाकायदा आमने सामने बैठते हैं, लॉयर्स एक साथ कुर्सी में बैठ के बैठते हैं, गुफ्तगू किस तरह होती है, लेकिन जो मीडिया भी है वो मुझे इल्म है, खैर उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कोशिश बावजूद में नहीं मिल सका था। तो उसको एक ख़ास मीडिया के ज़रिए भी जब वो मुलाकात होती है तो कुछ ख़ास सवालों को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। तो ये जो खास आप गुफ्तगू करते हैं अपने लॉयर्स से या मीडिया के लोगों से, तो बिल्कुल फ्री होता है? वैसे तो वो कह चुके हैं कि नहीं, इदारे एजेंसी के लोग होते हैं उनके कंट्रोल में। जी देखें, मीडिया के साथ पोजीशन ये है कि अदालत ने तो कहा है कि आपकी जेल में ट्रायल की इजाज़त है, लेकिन ये पब्लिक ट्रायल होगी। पब्लिक ट्रायल का मतलब ये है कि मीडिया को सुनने की इजाज़त है, रिपोर्ट करने की इजाज़त है कि कोर्ट में क्या हो रहा है। लेकिन असल में हकीकत ये नहीं है, क्योंकि मैं तो जाता हूँ हर केस में। असल में पोजीशन ये है कि एक जहाँ अदालत का कमरा है उसके साथ एक और छोटा सा कमरा है, और उस छोटे से कमरे के पीछे एक और छोटा सा कमरा है। वो जो सेकंड कमरा है, यानी कि अदालत के बाद एक कमरा और उसके बाद सेकंड कमरा, उसमें कुछ सहाफ़ी बैठते हैं और खान साहब जब बात करना चाहें या कोई स्टेटमेंट देना चाहें उन सहाफ़ियों के साथ, तो वो अपने कोर्ट रूम की एक खिड़की में से बात करते हैं, जो कि उस पहले कमरे से थ्रू होके बात फाइनली पहुंचती है दूसरे कमरे तक जहां सहाफ़ी बैठे हैं। तो पहली बात तो यह है कि सहाफ़ी सुन नहीं सकते कि केस में क्या हो रहा है, और दूसरी बात यह है कि जब वो कन्वर्सेशन होती है तो वो इस तरह ही होती है जिस तरह कि आप बहुत दूर से एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ बातें समझ आती हैं, कुछ बातें समझ नहीं आती, कुछ सवाल समझ आते हैं, कुछ सवाल समझ नहीं आते। नहीं, मुझे तो खैर इसलिए ख्याल आ रहा था बल्कि लाइटर वे में कि मुझे पता था कि बेदिंजो साहब जो थे, गौज़ बेदिंजो साहब, उन्हें मछली खाने का बड़ा शौक़ था। तो जब मुझे दोस्त जो ले गए थे तो एक मर्तबान में मछली ले गए थे, और जब वो प्रोसीडिंग ख़त्म हो गई तो हम जाके एक बड़े से कमरे में बैठ गए थे जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का था, और वहाँ मेरी ज़्यादा लोगों से वाक़फ़ियत नहीं थी, लेकिन मीर साहब से हुई और सब कुछ आई और उन्होंने खाया भी, और मेरी कोशिश थी कि ज़्यादा लोगों से मिलूँ। तो लेकिन बड़े आम तरीके से, ये मैं बता रहा हूँ आपको 76 की बात, कि मैं बेदिंजो साहब से ही मिल गया था, खैर बख्श मरी और वली खां वगैरह उस तरह की वाक़फ़ियत नहीं थी, तो हम तो खैर इस तरह आके बैठते थे। अब पता चला कि कुछ तरक्की की जगह, यानी वो 76 वाला था और वो भी ट्रेन, और 6 फाटकों के अंदर जेल का अदालत लगती थी। खैर वहाँ भी ये भी एक इंटरेस्टिंग बात थी। तो वो भी मैंने देखा है, लेकिन कोई बातचीत वगैरह में हमें बराह रास्त कोई मुश्किलात पेश नहीं आती थी। उनका खैर वक्त कम होता था और वो चाहते थे ज़्यादा अपने दोस्तों और अहबाब से बात करें। लेकिन अगर मैं इसको जैसे इस बात को यहीं रख कर कहता हूँ कि एक परसेप्शन ही आ रहा है कि तहरीक इंसाफ ज़्यादा डिपेंड कर रही है अदालती रिलीफ पर, और कोई जो बड़ी तहरीक, और सॉरी टू से
अदालतों के ज़रिए मैंने बहुत कम देखा है कि रिलीफ मिल जाए, वो भी इमरान खान साहब को। जैसे कि भुट्टो साहब की मिसाल ही दे सकता हूँ मैं, एक ये वली खान वालों का मामला दूसरा था। तहरीकों की सूरत में पाकिस्तान में ज़रा मुश्किल होता है कि अपने लीडर को, कायद को, जो कहते हैं ना जी, ओ नहीं जी हमने तो उनकी दीवारें तोड़ के बाहर निकाल देंगे, क्योंकि सूरत हाल जो कुछ है वो आपके सामने है। तो एक ये ख्याल आ रहा है कि इस वजह से भी एक दो डिवाइड है। कुछ लोगों का ख्याल है कि बानी तहरीक की रिहाई के लिए कोई बहुत संजीदा बड़ी तहरीक चल रही नहीं चल रही। हालांकि ये भी अपनी हकीकत है कि लोग जिस तरह लोग पकड़े जा रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में हैं, जलसा से पहले उन पर तो हो जाता है। अली ज़फ़र साहब जी, पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने बताया कि आप मच्छी लेके गए थे, तो यहाँ मच्छी तो दूर की बात है, हम तो अपनी पेंसिल भी नहीं ले जा सकते, वो पेंसिल भी डिपॉजिट करनी पड़ती है। तो यहाँ ज़रा सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ है 1976 से। अब आपका दूसरा सवाल बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा सवाल है। यकीनी तौर पे अदालतों से आप फाइनली सियासत नहीं जीत सकते। सियासी मैदान कुछ और होता है, अदालती मैदान कुछ और होता है। हम अदालत में मजबूरन लड़ रहे हैं। अदालत में हमारी मजबूरी है, वो इसलिए कि हमारे खिलाफ केसेस हैं, सज़ाएं होती हैं, तो फिर आपको अदालत में जंग जीतनी पड़ती है, उसके अलावा चारा नहीं। लेकिन आप ये दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वो मैस मूवमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो अभी तक नहीं हुई। मेरी नज़र में वो मूवमेंट सिर्फ तब होगी जब खान साहब अदालतों के ज़रिए रिलीज़ होंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि आप एक और चीज़ अंडरस्टैंड करें और उसके साथ भी सिंपथाइज़ करें कि जो हमारी मजबूरियां हैं वो ये हैं कि हम जब जलसा करना चाहते हैं, इजाज़त लेते हैं, क्योंकि हम कानून के दायरे में रहते हुए जलसे करना चाहते हैं, जुलूस करना चाहते हैं, लेकिन और अवाम को आगाह करना चाहते हैं और अवाम को बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन हमें जब जलसे की इजाज़त मिलती है, अदालतों से मिलती है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन वो ऐन वक्त पे वो कैंसिल कर देती है। उसके बाद जब हम जलसे करने लगते हैं, सेक्शन 144 लग जाता है, जिसमें कहा जाता है कि आप 5 लोगों से ज़्यादा नहीं ला सकते। फिर जब हम जलसे करने लगते हैं तो हमारे लोगों को घरों से उठा लिया जाता है या अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये सारी मुश्किलात हैं हमारे सामने, लेकिन उसके बावजूद हमें यकीनी तौर पे कोई मूवमेंट चलानी पड़ेगी, जिसकी उम्मीद है कि अब मुहर्रम के बाद एक मुझे सेनेटर साहब ज़रा, क्योंकि वक्त कम है और शायद आपसे बेशुमार सवाल हो सकते हैं, आखिरी बात वो ये कि बहरहाल एक ऐसी तादाद थी और उनमें ख़वातीन आज तक जेलों में मौजूद है, बड़ी बहादुरी का सबूत दिया, चौधरियों ने बड़ी बहादुरी का सबूत दिया। बहुत सारे नाम ले सकता हूँ कि वो डटे रहे, खड़े रहे, बीमार हुए, लेकिन वो जो अदम इस्तेकाम ही नाम, सॉरी टू से इस्तेकाम पार्टी कहते हैं, अदम इस्तेकाम कहते हैं, जो भी कह रहे हैं, वहाँ कुछ लोग बैठे थे, हमने देखा मुँह छुपाते बैठे रहे। यहाँ साबिक गवर्नर सिंध आए थे, बड़े करीब होते थे उनके, बल्कि घर के आदमी होते थे। प्रेस क्लब आए तो मैंने उनसे पूछा भी, तो उन्होंने खैर बेचारों ने अहवाल भी बता दिया कि 24 घंटे बाद वो फिर मैं मुसलमान हो गया था। क्यों हो गया था? सवाल ये कि ये जो आ जाते हैं अब लोग जो बाकायदा मुंह छुपा के बैठे थे उन कॉन्फ्रेंसों में, और अब वो कुछ कभी बयान देते हैं पार्टी के बयान पर, यानी वो ऐसा था, ये कहना मुश्किल नहीं, कोई लाइन ड्रा हुई है कोई इस तरह के जिन लोगों ने एक दूसरी अपनी वफादारियाँ बदली, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, उसके बावजूद वो कहेंगे कि मैं तहरीक इंसाफ में हूँ, तहरीक इंसाफ के कायद का वफादार हूँ, उनकी नुमाइंदगी कर सकता हूँ? देखिए जी, इस पे मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा वाज़ेह बता दूँ। मुझे नहीं पता कि किस मजबूरी के तहत, किस तशद्दुद के तहत, किन थ्रेट्स के तहत, किस जुल्म के तहत उसने पार्टी छोड़ी या बयानात दिए। वो हर एक की अपनी अपनी मजबूरी होती है, उनकी क्या मजबूरी थी मैं कमेंट नहीं कर सकूंगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अभी फ़िलहाल तो वो पार्टी में शायद नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल में कुछ भी हो सकता है। आपको एक हतमी फ़ैसला अभी अनाउंस नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो वही लोग कल जब पता चले कि हकीकत क्या थी और किस सिचुएशन में उन्होंने पार्टी उनको छोड़नी पड़ी, हो सकता है वो उनको वापस लिया जाए, हो सकता है उनको ना वापस लिया जाए। लेकिन अभी कह देना कि नहीं
वो बिल्कुल ही उनका रास्ता बंद है। मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं, सियासत में कुछ भी हो जाता है, कोई भी तब्दीलियाँ आती हैं। ये फैसला कि क्या होना है एट द एंड, ये जब चेयरमैन साहब बाहर निकलेंगे तो फिर ही उसका फैसला होगा। क्योंकि आप सेनेटर अली ज़फ़र हैं और आपके एक पसमंज़र हैं, इसलिए मैं उन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साबिका के बारे में नहीं पूछूंगा जो आजकल बहुत सरगर्म अमल हैं और इस तरह गुफ्तगू फरमाते हैं पुरएतमाद तरीके से। खैर मेरी तो बरसों से उनसे मुलाकात नहीं हुई, वरना शायद मैं उनसे ज़्यादा गुफ्तगू करके ज़्यादा हकीकत मालूम कर सकता। सेनेटर अली ज़फ़र, आपने मेरे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सेनेटर अली ज़फ़र हमारे साथ, आप जैसे मैंने कहा कि जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो सफ़े अव्वल की क़यादत है और जो बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से पार्टी मौक़िफ़ रखते हैं, वो हमारे सेनेटर अली ज़फ़र ज़े रहते। इसके साथ ही चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिए। और अब मेरे पास इतना वक्त है कि मैं आपको ये बता सकूं कि कराची में शदीद गर्मी, हब्स और फिर बिजली की लोड शेडिंग के बाद एक हद तक कराची खुशगवार इस तरह होना शुरू हुआ कि शाम के पहले पहर में हल्की हल्की फुहार पड़ रही है, कुछ जगह कम कुछ ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। और वो जो मैंने कहा कि एक शदीद गर्मी थी और हब्स था, वो ज़रूर टूटा है। लेकिन अब ये देखना है कि जैसे मैंने कहा ना कि बारिश तो अपना होती है, इसके साथ ही बिजली चली जाती है और मज़ीद एक आम आदमी मसाइल व मसाइब का शिकार हो जाता है। बिजली के बिल आसमान से बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले कराची के, यानी 67% कराची टैक्स देता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोड शेडिंग होती है और आप गौर कीजिए इस शदीद गर्मी में और फिर ये बारिश भी पड़े तो कितना इस आम आदमी पर क्या गुजरती होगी। लेकिन मैं इस वक्त इस खुशगवार मौसम को वेलकम करते हुए इस हल्की हल्की पड़ने वाली फुहार को इंजॉय ही करना चाहता हूँ। इसने कराची के हफ्ज़दा आवाम को बारिश का चंद अच्छे झोंके देकर एक खुशगवार माहौल दिया है। इसी खुशगवार माहौल को देखते हुए मुजाहिद बरेली को इजाज़त।